अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि क्या कौमी मसाइल का वाहिद हल डायलॉग ही है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंतहाई क्रिटिकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अपने उरूज पर है। मौशी हवाले से आज हम दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सियासी कशीदगी इंतहा पर है। लोग एक दूसरे के लिए बात करने को तैयार नहीं है। तमाम के तमाम पॉलिटिकल जमातें ऐसा लग रहा है कि सियासी इख्तलाफ के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आई हैं। इमरान खान साहब बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से पूरी एक प्लानिंग की जा रही है, मुझे कत्ल करने की मंसूबाबंदी की जा रही है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन हुक्म के बावजूद इंतखाबात की राह में हायल रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी बहाना बनाया जाता है कि सिक्योरिटी नहीं है, कभी बहाना बनाया जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इस सारे माहौल के अंदर जहां पर ऐसा लग रहा है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं, जहां से शायद कोई वापसी नहीं है, तो क्या ऐसी ही सूरत हाल है? हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें कि बैक टू बैक बहुत सारे बयानात आए जिससे ये लगा कि शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमने देखा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि ये जितने भी मसाइल हैं इनका एक ही हल है और ये है कि मिलकर बैठें, बातचीत करें। इमरान खान साहब भी एक ट्वीट करते हैं, उन्होंने कहा है कि मुल्की मसाइल के लिए हर एक से बातचीत के लिए तैयार हूं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी गुज़िश्ता रोज अपने खिताब में कहा कि तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल जमातें हैं उन्हें मिल बैठकर मसले का हल तलाश करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि पहल कौन करेगा? अगर डायलॉग होते हैं तो फिर गारंटर कौन बनेगा? क्योंकि जो गारंटर बनने वाले हैं एस्टैब्लिशमेंट, बहुत बार हमने देखा कि जब सियासी लड़ाई इतनी आगे चली गई तो कोई ना कोई बीच में आता था। अब अदालतों ने भी ऐसा लग रहा है कि हाथ उठा लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि बैठें, कोई मसले का हल तलाश करें। ये जो मामला लेकर गई थी सियासी जमातें अदालत के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन के मामले पर, उस वक्त भी हमने देखा कि अदालत की जानिब से टाइम भी दिया गया कि कुछ टाइम ले लें, आप आपस में हल कर लें। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे आ जाए। वाज़े तौर पर फवाद चौधरी साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि ये कोई बातचीत से मसला हल नहीं होता, जो आइन कहता है वो कीजिए। आइन के अंदर तो क्लियर है कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर होने हैं। तो सवाल अगेन वही कि ये जो इंतहाई एक पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं ना कि क्राइसिस पीक पर पहुंचा हुआ है, इसी के डेमोक्रेटिक तरीके से हल करने के लिए अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है, उन्होंने कहा है कि ये अनाज छोड़े, जिद छोड़े, मिलजुल कर बैठते हैं, बात करते हैं। बहरहाल सारी सूरत हाल पर आज जरा तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो एक फाशिज्म, ये जो साफियों को उठाने का एक सिलसिला स्टार्ट किया गया है जब से ये गवर्नमेंट इक्तदार में आई है, साफियों के साथ जो जो सलूक हुआ है, चाहे अरशद शरीफ साहब के कत्ल को आप देख लें, फिर मुख्तलिफ साफियों को उठाया जाता है, जिस अंदाज में उन पर तशद्दुद किया जाता है, जिस अंदाज में वो बाहर आकर दास्तानें सुनाते हैं, तो मेरी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट जब इक्तदार में नहीं थी, ऑपोजिशन में थी, तो जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में साफियों के साथ होता था तो ये आज़ादी सहाफत के बड़े चैंपियंस बने होते थे। ये कहते थे कि साफियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, एक आपको याद होगा एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, शायद पीका ऑर्डिनेंस था, वो इसको काला कानून दे रहे थे, बड़े भाषण देते थे साफियों के हुकूक के हवाले से। लेकिन अफसोस के साथ जब इनकी अपनी हुकूमत आई है तो छोटी सी तनकीद भी ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। साफियों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। लेकिन शायद ये गवर्नमेंट समझती है कि इस तरह से तशद्दुद करके, इस तरह से अगवा करके ये जुबान बंदी कर लेंगे साफियों की। लेकिन गुजारिश यही है कि ये लोग अपना काम करते रहेंगे और अब लोग जितने जुल्म कर लें, जितना तशद्दुद कर लें, हक और सच की आवाज़ दिखाना ज़ाहिर एक साफी की बुनियादी जिम्मेदारी है, वो इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। आज जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेंबर कश्मीर कमेटी भी रह चुकी हैं साबिक एमएन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसके साथ साथ अजीम चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट कॉलम इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। अजीम चौधरी साहब, आगाज आपसे कर लेते हैं। सर, ये पिछले एक हफ्ते से या इससे भी जायद कर लें, जो जो कुछ हमने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा, जो जो मनाजिर हमने देखे, सर आपको क्या लगता है इस सब का जिम्मेदार कौन है?
और एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़े हुक्म है इंतखाबात कराए जाएं 90 रोज के अंदर अंदर, हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया आप देख लें, वहां गिरफ्तारी के वारंट लेकर जाते हैं, आगे से जत्थे हमलावर हो जाते हैं पुलिस पर। तो सर ये सारी की सारी चीजें जो हम देख रहे हैं ये बड़ी अफसोसनाक हैं। एज ए नेशन अगर आप देखें या पॉलिटिकल पार्टीज की जो स्ट्रैटेजीज हैं, इस सब का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं और आपको क्या लगता है सर ये कहां जाकर रुकेगा मामला? एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान का वो अपनी जिंदगियों को और अपने अमाल को इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेकर नहीं चल रहा। अगर सड़क पर कहीं बदअमनी नजर आए तो इदारे की कमजोरी भी है और कानून शिकनी भी है। बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से नाराज भी है और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन भी है। और अगर कोई ऐसा मामला हो कि जिसपे इख्तिलाफ राय हो, उस पर सिर्फ एहतजाज किया जाए और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार न किया जाए, तो इसका मतलब यह है कि हम जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते और हम अपनी मनमर्जी के साथ चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। पाकिस्तान में हमें इस वक्त एक अनारकी की सूरत नजर आ रही है और ये महसूस हो रहा है कि ये लाठियां और ये डंडे और ये जो कुछ भी सड़कों पर हमें नजर आ रहा है, इसमें दिन ब दिन इजाफा होगा, हालात में तरक्की होगी, लहजे तुर्क हो जाएंगे, रवैये सख्तगीर हो जाएंगे। इससे ज्यादा की भी गुंजाइश बाकी है सर? जितने हो चुके हैं इससे ज्यादा अब क्या होना बाकी है सर? ऐसा पहले भी हो चुका हुआ है, लेकिन हम एक ऐसी कौम है जिसको जिस वक्त रियलाइजेशन हो गई कि हम बहुत कुछ गलत कर चुके हैं और इसके नतीजे में नुकसान होगा, तो हम अपनी चीजों को ठीक करने की सलाहियत के मालिक भी हैं, लेकिन उसके लिए दानिश्वर लीडरशिप चाहिए। लीडर वो जो कि इस वक्त नहीं है। अगर आप इजाजत है तो फिक्र पूरा कर लो। जी जी प्लीज सर। और लीडर वो होता है जिसपे तहम्मुल हो, बर्दाश्त हो, पुरजबारी हो, दूरअंदेशी हो, मामला फहमी हो और उस पर मुज़ाकरात के लिए लचक मौजूद हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लीडरी नहीं कही जा सकती, फिर आप उसको कोई और नाम दे दें। ठीक है, पॉइंट टेकन। नौरीन इब्राहिम साहिबा, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये मामला वैसे तो जब से गवर्नमेंट गई है आप लोगों की तहरीके अदम एतमाद के नतीजे में तब से ही चला आ रहा है, लेकिन ये पिछले कुछ अरसे में खासकर मैं अगर बात कर लूं ये जमान पार के बाहर जो कुछ भी हुआ आप इसको दुरुस्त रवैया कहते हैं। दूसरी तरफ आपकी जस्टिफिकेशन जो आप देंगी वो ठीक है कि 100 से ज्यादा तकरीबन मुकदमात होने लगे खान साहब पर, दहशतगर्दी से लेकर क्या क्या कत्ल के मुकदमे तक इन पर दर्ज हुए हैं जो कि किसी सूरत जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ये जस्टिफाई है कि पुलिस वारंट की तामील करवाने जाती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक शील्ड बना लेते हैं इमरान खान के इर्द गिर्द। हालांकि आप लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, अमीर गरीब के लिए कानून की बात करते हैं, अदालत में पेश अगर हो जाते तोशा खाना केस की मिसाल देख लें, 8 बार आपको अदालत ने बुलाया, 2 बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, खान साहब नहीं पेश हुए, अभी भी पेश हुए, पहले पेश हुए 9 मुकदमात में एकदम से उनको रिलीफ मिल गया, आज भी पेश हुए बगैर उस प्रोटोकॉल के, बगैर उस तरह से कारकुनान के जमे गफीर के और जो सिक्योरिटी थ्रेड की बात कर रहे हैं, गए अदालत में, आज भी रिलीफ मिला। पहले हो जाती तो शायद ये तमाशा ही ना लगता। बहुत शुक्रिया जी। बात ये है कि देखे ना, हम दुनिया के सामने आज किस पोजीशन में खड़े हैं। एक प्राइम मिनिस्टर था, उसको एक प्लानिंग के जरिए हटाया गया और जिस वजह से हटाया गया वो उस वक्त नारा ये लगाया गया कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, बेयकीनी की सूरत हाल है पूरे मुल्क में। आज मैं पूछती हूँ कि आज महंगाई कहाँ है, आज कितनी बेरोजगारी है और कितनी अनसर्टेनिटी है कि तमाम
ठप होकर बैठ गए हैं। आपके हेल्थ को, टेक्सटाइल को ले लें, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ बंद हुआ है, कोई पोल्ट्री कोई चीज नहीं चल रही। और ऊपर से मुल्क की सारी मशीनरी जो थोड़ी बहुत रह गई है, जो इदारे कोई रह गए हैं, उनकी भी सारा उनकी का इस्तेमाल करके एक शख्स से भी लगा दी गई है। तो क्या मुल्क इस तरह चलाया जाता है? ये किस किस्म की हुकूमत है? हुकूमत की तो कोई रिट रही नहीं है। आप देखें कितनी महंगाई कर दी कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी, आम लोगों के हमारे अपने मुशाहिदे में, और हम खुद अपने अखराजात नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है सर? मौजूदा नौरीन साहिबा, इस सारी इंस्टेबिलिटी की जिम्मेदारी अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट पर जाती है। महंगाई है, ये बेरोजगारी खत्म करने आए थे, नहीं हो सका, लेकिन इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि काम करने को मिल ही नहीं रहा। ये जब से आप लोग गवर्नमेंट से गाएं एक अजीब जाने छोड़ देना, वो क्यों केस पे केस एक 100,000 एक विक्टिमाइजेशन की तरफ चले गए हैं। भाई मुल्क को चलाने की कोशिश करें, आपका मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, आप अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें, आप अपने मेन बेसिक टैक्स रूल्स की तरफ तवज्जो दें। आप देखें लोग उन्होंने ऑस्टेरिटी के लिए जो निकाले थे अपने निकाल, वो कितने तक पूरे हुए हैं। वैसे आपकी गवर्नमेंट में भी यही नहीं था नौरीन साहिबा, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? उस वक्त भी सेम यही सिचुएशन थी। पीडीएम की पूरी नून लीग की टॉप लीडरशिप को आपने जेलों में डाल दिया, चाहे खाकान अब्बासी हूँ, चाहे नवाज शरीफ साहब तो भुगतते हुए लंदन चले गए, एहसन इकबाल साहब हूँ, मरियम नवाज साहिबा हूँ, हमजा शहबाज हूँ, आहद चीमा हूँ, खैर किस किस का नाम लिया जाए, ये तवील इन्होंने जेलें काटी। और जब अदालत से बाहर आए तो फिर अदालती रिमार्क्स भी यही थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला बंद होना चाहिए, चाहे आप जो मर्जी जस्टिफिकेशन दे, साबित नहीं कर पाए। कल आप लोग यही कर रहे थे, आज यही लोग ये कर रहे हैं। और आज मैं खान साहब का बयान पढ़ रही थी, वो कह रहे थे मैं गवर्नमेंट में अगर आया तो वो तमाम लोग जिन्होंने मेरी कत्ल की प्लानिंग की है उनका मुआसबा करूंगा, लेकिन यानी कि खान साहब फिर वही करेंगे। तो ये सिलसिला अजीम चौधरी साहब इस तरह ही जारी रहेगा, मुल्क का कौन सोचेगा सर? लेकिन मैं अपनी बहन के लिए गुजारिश करूँ कि इनकी हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए खत्म हुई थी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौमी असेंबली के अरकान ने किया था, महंगाई के हाथों नहीं हुआ था। ये सर जवाब तो महंगाई को बनाया गया था ना सर? जी, जवाब तो महंगाई को बनाया गया था ना, किसी चीज को जवाब नहीं बनाया गया था। कौमी असेंबली के मेंबरान की अक्सरियत जिसके साथ होती है वो कौमी असेंबली का कायदे ऐवान होता है और वजीर आजम होता है। जिसके साथ अक्सरियत नहीं होती वो अपोजिशन लीडर होता है। और कौमी असेंबली में एक मखलूत हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत के लोगों ने अपनी दिलचस्पी और अपनी पसंद जो थी उसको तब्दील कर दिया। इमरान खान साहब हुकूमत से अपोजिशन में चले गए और नैरेटिव तो उन्होंने बनाया कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, फिर हम इंपोर्टेड हुकूमत आ गई। लेकिन इनको मिला क्या सर गवर्नमेंट लेकर भी इन 11 महीनों में? इन्होंने असर सिंपली वन लाइनर मुझे जवाब दे सर, इन्होंने गेन किया या लूज किया गवर्नमेंट लेके? नहीं, इस गवर्नमेंट ने तो लूज किया, इन्होंने तो पॉलिटिकल ग्राउंड को लूज किया। अगर ये हुकूमत ना लेते तो इमरान खान साहब की हालत इनसे ज्यादा बदतर होती जो आज इनकी है। बिल्कुल। तो ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, इमरान खान साहब छोड़ के भाग गए होते। इनकी हालत तो खराब हुई हुकूमत से। लेकिन सर वो कहते हैं कि हम 6% की ग्रोथ रेट थी जब हम छोड़कर गए, तो हालात तो उस वक्त काफी बेहतर नहीं थे इन 11 महीनों में जो सत्यानाश हुआ है। कंपैरिजन करें थोड़ा सा। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी एक दिन में खराब नहीं होती। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक तवील अरसे से जो थी ये बहरान का शिकार थी और हम कर्ज पर अपने मामला लेकर चला करते थे। एक जमाना था जब परवेज मुशर्रफ के दौर में कौमी असेंबली में बिल पास हुआ कि 65% GDP से ज्यादा कर्ज नहीं लिया जाएगा और जो कर्ज लिया जाएगा उसकी डिटेल्स कौमी असेंबली में दी जाएंगी। इस वक्त तो ये कुछ 135% हो गया हुआ है। बिल्कुल। कानून की वायलेशन है। ये खान साहब के दौर में भी हुआ, ये अब भी हो रहा है। वो भी ना करते तो अच्छा करते, ये भी ना करते तो अच्छा करते, लेकिन इनके पास कोई चारा ही नहीं था हर दो के पास कि ये कर्ज के बगैर मुल्क को लेकर आगे चल सकते। ठीक है। उनके पास टैक्स इकट्ठा करने की हिम्मत ही नहीं थी दोनों के पास।
हाँ, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था, ठीक है, उनके पास पॉलिसी ही नहीं थी, सही, उनके पास अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोई चीजें ही नहीं थी। ठीक है, बिजली इतनी महंगी है, हाँ, पाकिस्तान में कोई चीज पैदा करके उसको बिल्कुल। एक्सपोर्ट करना कोई आसान नहीं है। जो काम हो सकता था वो आईटी का हो सकता था, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जो गई। करने के काम थे वो किए नहीं है, लेकिन जो नहीं करने के काम थे वो कर रहे हैं। यही नौरीन साहब आपकी गवर्नमेंट में भी होता था, साफियों को उठाया जाता था, नामालूम मकाम पर मुंतकिल करना, प्रोग्राम्स बंद कर देना, साफियों की आवाज बंद कर देना, कभी आप कौन सा लॉ लेकर आ जाते थे। यही कुछ आज भी हो रहा है। सदीक जान को उठाया गया गुज़िश्ता रोज, पता ही नहीं चला कहाँ गए, आज उनको अदालत में पेश किया। आज अदालत में जिस अंदाज में वहां पर डिस्कशन हुई, पुलिस ने कहा कि इनसे हमने शल बरामद करना है, कमरे अदालत के हक़ों से गूंज उठा। ये अरशद शरीफ साहब का मामला हो, दीगर जितने भी साफी उठाए गए, ये बेहतर नहीं है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए? उस दौर में होता था, वो भी गलत था, आज हो रहा है ये भी गलत है। अब कम से कम ये जो हालात है ना, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये कोई 2-3 साल की बात नहीं है कि सारा का सारा मलबा लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डाल दिया गया कि इनकी हुकूमत। हमारी हुकूमत 3.5 साल चली, उसमें हमने 10 लाख रुपए का आप लोगों को सेहत कार्ड दिया इस मुल्क को। आज आप 10 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं। मतलब आप जो अच्छाइयां थी, और हमारा मकसद क्या था पावर में आने का? हमने कहा था कि करप्शन पे 0 टॉलरेंस है, करप्शन के खिलाफ हम आए थे। तो जाहिर है जिन लोगों ने करप्शन की थी, आपको बरी करने के लिए, अपने आप की जमानतें करने के लिए, तमाम नैब के कानून हर जगह से इन्होंने कहा कि हमें क्लियर चिट मिले। इनका कोई अवाम के साथ तो कोई लेना देना था नहीं, और वही उन्होंने किया। और आज आप उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखें इनकी कैबिनेट बढ़ती चली जा रही है, इनकी गाड़ियां उसी तरह आ रही हैं। कहां पर किस चीज पे इन्होंने फुल स्टॉप लगाया? अब वैसे रिलीफ दे रहे हैं ना। कल एक बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस किए, गरीबों को सस्ता पेट्रोल ये लोग फराम करेंगे, बाइक और छोटी गाड़ियों को 100 रुपए सस्ता आटा। तो हमारी हुकूमत में था, तो आज वो 272 पर है, तो उससे कितना सस्ता कर लेंगे? सही, 170 पे देंगे। तो लेकिन चले ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर तो कुछ ना कुछ तो इस सिसकती बिलकती आवाम के लिए बहुत अच्छी तरह पता है कि इस मुल्क से जब कीमतें ऊपर जाती हैं और पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ती है, सारी कीमत जो है हर चीज की बढ़ जाती है। और जब पेट्रोल की कीमत आप नीचे करते हैं, बिल्कुल ट्रू, कोई चीज वापस नहीं आती। अच्छा ठीक हो गया। अजीम चौधरी साहब, जरूरत है बजाय इसके कि ये जमान पार्क में किसी के घर आप देखें कि उनकी वहां पे पर्दादार एहलिया वहां रहती हैं। अच्छा, ये हेट टू इंटरप्ट यू, लेकिन एक टाइम था आपकी गवर्नमेंट थी और मरियम नवाज साहिबा के घर का होटल का दरवाजा तोड़ा गया था नौरीन साहिबा, तो ये आप लोगों के दौरे इक्तदार में भी होता रहा है। आज भी इतना ही काबिल मुजम्मत है जितना उस वक्त था। तो ये ताकत या इक्तदार के नशे में शायद हम भूल जाते हैं कि एक दिन ये इक्तदार हमसे छीन लिया जाएगा, और फिर जब हम पर होगा तो फिर हमें समझ आएंगी चीजें कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये सिलसिला मैं समझती हूँ ये वेंजेंस की सियासत खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इसकी हामी नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखें कि इस एक दूसरे की दुश्मनी में, पॉलिटिक्स में सिर्फ कौन रहा है? वो अवाम है। तो अवाम आज, अगर आपने अवाम के वोट से ऊपर आना है तो उसका बेहतरीन और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप नेशनल इलेक्शंस करवाएं, और आप देखें कि अवाम चाहती क्या है। चाहे वो इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो अदलिया है, अगर ये अपने अवाम के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? जब पाकिस्तान ही नहीं है, जब अवाम ही नहीं है, तो फिर किसके लिए काम करेंगे? इनकी कारकर्दगी किस काम आएगी? जैसा कि आपने सुना होगा, सेनेटर वो जो भी पार्टी के हमारे हैं, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, कि उन्होंने जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको यही ललकार के कहा ना कि इस वक्त उनको चाहिए कि वो सही फैसला करें। पाकिस्तान को अगर वो बचाना चाहते हैं तो वो कह रहे थे कि उस मुनीर मोमेंट में वो जाएं, ये हमेशा के लिए उनका नाम कायम रहेगा। लेकिन ऐसा कोई कदम लेने की सही, ठीक है, आपकी बात पॉइंट आ गए। अच्छा असीम चौधरी साहब, सॉरी मैं एतजाज एहसन साहब की बात, जी एतजाज एहसन साहब ने गालिबन। अच्छा असीम चौधरी साहब,
ये सहाफियों के ऊपर हर दौर में तशद्दुद होता रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। अभी भी जो कुछ सहाफियों के साथ हो रहा है, आपको क्या लगता है सर, ये गवर्नमेंट किसी सूरत जस्टिफाइड है ये चीजें जो कुछ हो रहे हैं आज सहाफियों के साथ? देखिए, बतौर सहाफी तो मैं खुद जेल में रहा, मैं तो जानता हूँ क्या होता है सहाफियों के साथ। लेकिन वो सहाफी नहीं होता जो सियासी कारकुन बन के नारे मारने की हद तक चला जाए। सहाफी का काम है कि वो रिपोर्ट करे, और रिपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मनी की हद तक किसी के साथ चला जाए और इतनी मोहब्बत किसी के साथ बढ़ा ले कि वो उसका हिस्सा बन जाए। सहाफी का काम ईमानदारी के साथ अगर किया जाए तो दुनिया का कोई शख्स सहाफी को हाथ नहीं लगाता, कोई पकड़ के नहीं लेके जाता। आज तक वैसे जितने सहाफियों पर हमले हुए, जितने सहाफियों की गिरफ्तारियां हुई, आपको लगता है कि ये सहाफियों का ही कसूर था? लेकिन मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सारा सीनियर हूँ। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि कौन सा सहाफी क्या कर रहा था। लेकिन मैं ये जरूर आपसे कह रहा हूँ कि सहाफी को सियासी कारकुन नहीं बनना चाहिए। जब सहाफी सियासी कारकुन बनेगा तो उसके साथ, लेकिन सर आपकी बात दुरुस्त है कि जर्नलिस्ट शुड बी न्यूट्रल, लेकिन सर गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, सर ये सहाफी का ही काम है ना। अगर अब हुकूमत वक्त कोई ऐसा काम कर रही है जो कि अवामी मुफाद में नहीं है, उनको एक्सपोज करना, रिपोर्ट करना, तो सर ये इस पर भी तो लोगों को उठाया गया है। आप देखें, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी के हामिल मुस्लिम लीग नून के दौर में आप देखें उनके साथ क्या होता रहा है। तो सर ये किसी सूरत जस्टिफाइड तो नहीं है ना कि ठीक है अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है सहाफी, आप उसको उठा लो, ना मुकदमा दर्ज हो, ना मालूम अफराद उसको उठा कर ले गए। अगर आज पीटीआई के साथ काम करने वाले उन सियासी कारकुनों को जो खुद को सहाफी कहते हैं के साथ में सलूक हो रहा है, तो ऐसे सलूक नून लीग के वक्त में भी लोगों के साथ होते रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी होते रहे हैं। ये तो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ ये मामला होते रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या वो सहाफी जो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हो, अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा हो, उसके साथ की भी कोई मिसाल मुझे दे दीजिए। जब आप एक हद से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आपको रोकने के लिए कोई ना कोई मैसेज तो पहले दे दिया जाता है, और फिर हुकूमत अगर उसके बाद आगे चले तो उसकी जिम्मेदारी जहाँ हुकूमत पर है वहाँ उस शख्स पर भी है। हाँ, लेकिन लेकिन पूरी दुनिया के अंदर आप सब ठीक कह रहे हैं, लाइबल्स लॉज मौजूद हैं, रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए सहाफी को भी, हमारे रियासती इदारों पर बात नहीं करनी चाहिए, उस सारे सिनेरियो पर बात नहीं करनी चाहिए जहाँ मुल्क का नुकसान हो या इदारों का नुकसान हो। लेकिन सर फिर भी सहाफियों के ऊपर जिस अंदाज में हमले किए जाते हैं, अबसार आलम साहब की आप मिसाल ले लें, फिर हामिद मीर साहब पर गोलियां बरसाई गई, फिर मतीउल्लाह जान साहब को अगवा किया जाता है। को भी नहीं चाहिए था कि वो पैमरा का चेयरमैन बनता। और हामिद मीर साहब का काम नहीं है कि वो पैमरा का चेयरमैन बन जाए। और सर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सहाफियों को भी अपनी हुदूदो क़ुयूद का पता होना चाहिए। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब सहाफी अपनी हद से बढ़ के सियासी कारकुन का रूप इख्तियार कर लेगा और एक कवर में रहेगा कि मैं सहाफी हूँ, तो फिर उसके साथ वही कुछ होगा जो बाकियों के साथ होता है। तो जस्टिफाइड है जो कुछ भी हो रहा है, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है। अच्छा नौरीन इब्राहिम खान साहिबा, अब आपको क्या लगता है, आज वैसे फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा है कि ये अना और जिद छोड़े, आए मिलजुल कर बात करते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं अपने एक ट्वीट में, उन्होंने कहा है कि सबके साथ बात करने को तैयार हूँ, मुल्क की जरूरत है इकट्ठे हो जाएं। लेकिन एक तरफ बात करने का कहते हैं, दूसरी तरफ ये जो पूरा एक माहौल बना हुआ है, एक दूसरे पर इल्जामात, इमरान खान तो कह रहे हैं कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं मेरे खिलाफ, फिर इदारों पर जिस अंदाज में हमलावर होते हैं आप लोग। गवर्नमेंट, लेकिन जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, तो हमें इस वक्त बहुत ज्यादा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और अभी तक जो कुछ हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के सामने है। अगर कहते हैं कि हमने आपके साथ बैठकर बात करनी है, तो थोड़ा सा उनको इस तमाम माहौल को थोड़ा इंतजाम भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, इस माहौल में किस तरह बैठ के कौन किससे बात कर सकता है?
लगता है कि जबकि दोनों क्या तरफ इमरान खान ने माहौल पैदा किया था? इमरान खान के लिए हमें ये सिक्योरिटी है कि जिस दिन वो उनको हवालात में लेके जाएंगे वो उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया में अभी मैंने आपसे बात करते हुए मैंने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे इंग्लैंड से वो जॉर्ज गैलोवे हैं, उन्होंने खास बोला है कि अगर इमरान खान को ले जाया गया तो he will be murdered, he will not come out alive। So वैसे ये अच्छी वैसे रीत सेट कर रहे हैं, मतलब इतना अवाम नहीं खड़ी होगी। अगर अवाम उनके लिए खड़ी है और आज बाहर आ रही है तो उनको ये खदशा है ना कि हमारे लीडर को तो सुनी वीडियो कॉल कर लेते हैं, उनकी सारी थ्रू वीडियो जो है इसलिए कि फिर ये अदालतों पर हमलावर होंगे ना पीडीएम की जमात ने कि भाई हमने नवाज शरीफ साहब ने 100 से ज्यादा पेशियां भुगती, मरियम नवाज ने भुगती, खाकान अब्बासी ने भुगती, एहसन इकबाल ने भुगती, तो उनको तो ये सहूलत नहीं थी ना वीडियो लिंक पर। उस वक्त वो भी ये कह सकते थे करा के छोड़ देंगे, हवालात से भी कोई डरता थी। चले ठीक है, ये वैसे ये सोबतें कह दो बंद, ये तो सियासी लीडरों का ये कहते हैं कि ये उनको मजीद मजबूत बनाती हैं, ये तो सियासी लीडरों के लिए यानी उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा करती है। लेकिन पता नहीं खान साहब को खदशा किस चीज का है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नौरीन इब्राहिम खान साहिबा रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब ने भी हमें वक्त दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।